गाइस स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे। तो आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 का आधा पोर्शन खत्म हो गया था, जैसा कि आप लोग को पता है। चैप्टर 3 का नाम है शिक्षण की अवस्थाएं। ठीक है, शिक्षण की अवस्थाएं में आप लोग पढ़ चुके थे। शिक्षण की अवस्थाएं एवं क्रियाएं पूरा पढ़ चुके थे। शिक्षण क्या होता है, कैसे करना है, सब पढ़ लेते। कितनी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आप लोगों को 3 क्रियाएं बताई गई थी। अंतःक्रिया, पूर्व क्रियावस्था, अंतःक्रियावस्था, उत्तर क्रियावस्था, ये तीनों अवस्थाएं आप पढ़ लिए थे आप लोग। अब आएंगे हम लोग शिक्षण की क्रियाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल पे नए हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम लोग आधा चैप्टर पढ़ लिए थे, तो चलिए आधा बाकी था तो उसको हम लोग करते हैं। तो देखिए शिक्षण की क्रियाएं जो जो होती हैं उसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और कुछ लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को देखें। और सबसे निवेदन है कि नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं शिक्षण की क्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। पूर्व अवस्था में निम्नलिखित क्रियाओं से शिक्षक को करनी पड़ती है। तो पहला क्या करना पड़ता है, पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रिया में क्या करना पड़ेगा शिक्षण को? उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण। क्या करना पड़ेगा एक टीचर को? उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण। मतलब शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने पाठन के उद्देश्य को निर्धारित करता है। मतलब एक शिक्षक को क्या पढ़ाना है, उसके पाठन के उद्देश्य को निर्धारित करता है। वह उद्देश्यों को व्यवहारिक परिवर्तन में संदर्भ में परिभाषित करता है। वो क्या करता है? व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक परिवर्तन में संदर्भ में परिभाषित करता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान, मतलब छात्र पिछली कक्षा में क्या सीखे हैं, उनके पूर्व व्यवहार तथा अनुभव, कक्षा स्तर, आयु, मानसिक योग्यताओं के आदि के आधार पर वह उद्देश्य बनाता है। तो उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण ऐसे एक टीचर करता है। तो चलिए दूसरा हम लोग हेडिंग देखते हैं, पाठ्य वस्तु का चुनाव। उसके बाद एक टीचर क्या करेगा? पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं उद्देश्यों के निर्माण एवं निर्धारण। दूसरा है पाठ्य वस्तु का चुनाव। तो पाठ्य वस्तु के चुनाव में आप क्या करेगा? शिक्षक पहले उद्देश्य को निर्धारित करेगा कि आज बच्चों को क्या उसके अनुरूप अपने पाठ्य वस्तु का चुनाव करेगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, शिक्षण उद्देश्यों के बाद शिक्षक निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार पाठ्य सामग्री या पाठ्य वस्तु का चयन करता है। ठीक है, पाठ्य वस्तु के चुनाव के समय पाठ्य वस्तु की प्रकृति, स्तर, स्वरूप, भाषा व प्रतीक के साथ छात्रों के स्तर, आयु आदि का भी ध्यान रखता है। शिक्षक चिंतन करता है कि कौन सा पाठ पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, छात्रों का पूर्व ज्ञान किस प्रकार का है तथा किस स्तर पर प्रेरणा प्रदान करनी है तथा किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए छोटे क्लास के बच्चे हैं तो उसको हाई लेवल का नहीं पढ़ा सकते, ये सब टीचर ही निर्धारित करेगा। और क्या भाषा पढ़ाना, बच्चों को क्या पूर्व ज्ञान में आता है। मान लीजिए बच्चों को पहले कुछ पता ही नहीं हो और बाद में लाके एकदम हार्ड चैप्टर नहीं पढ़ा, एकदम इजी चैप्टर, मतलब जैसे उसको पूर्व ज्ञान पहले उसको जो आता हो उसके अनुरूप ही बच्चे को पढ़ाएगा, उसके आयु के अनुसार, उसके बुद्धि के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, उसके पूर्व ज्ञान। तो यही है पाठ्य वस्तु का चुनाव। अब देखिए शिक्षण शैली एवं तथ्यों के संबंधी शिक्षण शैली तथ्यों के व्यवस्था संबंधी कार्य। अब व्यवस्था संबंधी कार्य में देखिए क्या करता है एक टीचर, पाठ्य वस्तु के चुनाव के पश्चात शिक्षक इस बात पर चिंतन करता है कि वह चयन की गई पाठ्य वस्तु को कैसे किस शैली में पढ़ाए। इसके लिए वो पाठ के विभिन्न बिंदुओं को मनोवैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध करता है, जिससे कि छात्र अधिक सरलता से सीख सके। मतलब इसका आप लोग समझ लीजिए कि एक कठिन से कठिन चीज़ों को एक टीचर चिंतित करता है कि बच्चों को कैसे समझाए, उनके दिमाग में छप जाए, बच्चे इजली तरीके से उसको समझ सके। इसके बारे में एक टीचर चिंतन करता है। अब देखिए शिक्षण की व्यूह रचनाओं के संबंध में निर्माण। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या एक टीचर करता है, इस क्रिया में शिक्षक छात्रों की आयु, परिपक्वता, योग्यता आदि के आधार पर ज्ञान प्रदान करने के लिए इस बात पर चिंतन करता है कि शिक्षण की कौन सी व्यूह रचनाओं का प्रयोग करें ताकि छात्र सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सके। सभी प्रशिक्षण संस्थान छात्राध्यापकों को विभिन्न व्यूह रचनाओं के विषय में इसलिए ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे कि कक्षा में सही व्यूह रचनाओं आदि का चयन कर सके, शिक्षण को कार्य सुचारू रूप से कर सके। तो इसमें शिक्षक की छात्र परिपक्वता, योग्यता आदि के आधार पर ज्ञान प्रदान के लिए बात पे चिंतन करता है और शिक्षण की कौन सी व्यूह रचनाओं का प्रयोग करे ताकि छात्र, वही बात है, छात्र एकदम अधिक से अधिक सरल तरीके से छात्र सीख ले। इस बात पे एक टीचर क्या करता है, चिंतन करता है। अब देखिए शिक्षण युक्तियों का चुनाव।
ठीक है। शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले इस बात का निर्णय करना चाहिए कि पाठ्य वस्तु किन किन शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण के कौन से समय शिक्षण युक्तियां, प्रविधियां, उदाहरण तथा सहायक सामग्री का प्रयोग करना करेगा, कक्षा में कब प्रश्न करेगा, व्याख्यान देगा, सही समय कौन सी है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करेगा। शिक्षक को पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए कि शिक्षण का मूल्यांकन किन प्रविधियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए चलिए, अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण प्रक्रियाएं क्या होती है? जो इसके शिक्षण की अंतः प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा कक्षा के अंदर की जाने वाली समस्त क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कक्षा के अंदर की जाने वाली प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं कहते हैं हम। ठीक है, अब देखिए कक्षा आकार की अनुभूति। तो ये देख लीजिए, एक टीचर कक्षा में प्रवेश करता है, ठीक है, तो कक्षा में बैठे हुए छात्रों की तरफ एक सरसरी निगाह मारता है और निगाह डालता है और देखते हुए वो समझ जाता है कमजोर छात्र कहाँ बैठे हैं। एक टीचर की यही उसको बिना बताए पता चल जाता है किस बच्चे ने होमवर्क किया है, किस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, कौन सा बच्चा कमजोर है, कौन सा बच्चा नहीं कमजोर है, कौन सा बच्चा आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आया है। ये सब टीचर को अपने आप, वही है कक्षा आकार की अनुभूति। पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, आपको बस इतना समझा दे रही हूँ। अब देखिए छात्रों का निदान। जो छात्रों का पहले प्रत्यक्षीकरण करेगा क्या क्या उनके प्रॉब्लम है, फिर निदान करेगा, फिर अपना अनुक्रिया देगा, यही बात है। अब देखिए क्रिया तथा उपलब्धि का निष्पत्ति कार्य। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसको समझ लीजिए आप लोग। शिक्षण में इनका संबंध उन क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं या उपलब्धि से है जो शिक्षक और छात्र के मध्य कक्षा के अंदर होती है। इन क्रियाओं को शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया में बांटते हैं। इनमें उद्दीपकों का चुनाव, उनका प्रस्तुतिकरण, पृष्ठपोषण, पुनर्बलन तथा शिक्षण युक्तियों, प्रविधियों का प्रयोग करना अधिक महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इसमें सारी महत्वपूर्ण क्रियाएं आ जाती हैं, उनका उपलब्धि, उनका शाब्दिक, उनको उद्दीपकों का चुनाव, तो इसमें सब चीज आ जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार उद्दीपकों का चुनाव है, उद्दीपकों का प्रस्तुति। आइए हम लोग अब दूसरे पेज पे चलते हैं। अब देखिए उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले उद्दीपक के बारे में ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार कक्षा में प्रस्तुत किया जाए। यदि उद्दीपक गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया तो उन क्रियाएं गलत हो जाएंगी। अंततः उद्दीपक प्रस्तुत करते समय स्वरूप, फॉर्म, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट तथा क्रम, ऑर्डर का भी ध्यान रखना चाहिए। पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन क्या होता है? पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन से हमारा तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जो विशेष अनुक्रिया की ये संभावना बढ़ाती है कि उनके माध्यम से वांछित व्यवहार की अनुक्रिया को अस्थायी बनाया जा सके। ये परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आप लोगों के पेडागोजी की तरह भी ऐसे क्वेश्चन धनात्मक और ऋणात्मक से बन जाते हैं, और ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग आराम से समझिएगा और नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है? ये वांछित व्यवहार के बार बार होने वाली संभावना में वृद्धि होती है। वांछित व्यवहार के बार बार में होने वाली संभावना में वृद्धि होती है। जैसे प्रशंसा, धनात्मक क्या होता है? प्रशंसा, पुरस्कार, नया ज्ञान मिलना, प्रमाण पत्र आदि। अगर मैं आप कोई स्टूडेंट आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी मैं प्रशंसा कर दी तो धनात्मक पुनर्बलन हो गया। आपको मैंने कुछ पुरस्कार दे दिया आपको अच्छा काम करने के बदले, वो भी धनात्मक पुनर्बलन। नया ज्ञान मिलना, आपको मैंने कहा दिया आप इतनी अच्छी इस चीज में हो गए हैं, मैं आपको ये भी सिखा दूंगी, तो यही हो गया आपका धनात्मक पुनर्बलन। आपको कुछ प्रमाण पत्र मिला, ऐसे कुछ पुरस्कार मिले, ये सब होता है धनात्मक पुनर्बलन। गाइस अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा। तो चलिए हम लोग ऋणात्मक पुनर्बलन पे आते हैं, देखते हैं धनात्मक पुनर्बलन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, मतलब जिससे हमको खुशी मिलती है, प्रशंसा, पुरस्कार, नया ज्ञान मिलना, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वही होता है धनात्मक पुनर्बलन। और ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है? अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे दंड, डांट, फटकार, मतलब हमारी अवांछित व्यवहार जो हमें नहीं करना चाहिए हम करते रहते हैं, जैसे क्लास में सोना या होमवर्क पूरा करके नहीं जाना, या मतलब कुछ भी टीचर के प्रति गलत व्यवहार करना, अपने माता पिता के प्रति गलत व्यवहार करना, ये हर तरह से हो सकती हैं। इसको हम लोग ये ऋणात्मक पुनर्बलन होते हैं, जैसे दंड, डांट, फटकार, इसको आठ तरह से हम लोग जान सकते हैं। शिक्षण युक्तियों का विस्तार देख लीजिए आप लोग। शिक्षक कक्षा में छात्र को नया ज्ञान के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें कि उसकी शिक्षण क्रियाएं अधिक उपयोगी बन सकें। शिक्षण युक्तियों का प्रयोग क्यों करता है? शिक्षण क्रियाएं अधिक उपयोगी बन सकें। शिक्षण युक्तियों
के विस्तार करते समय शिक्षक को पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण, अधिगम के प्रकार तथा छात्रों के पृष्ठभूमि, पूर्व ज्ञान, आयु, कक्षा, उनकी आवश्यकताएं, अभिप्राय, अभिवृत्तियों आदि का ध्यान रखना चाहिए, तभी वो सही युक्तियों का चयन एवं विस्तार कर सकेगा। उत्तर क्रिया में अवस्थाएं देख लीजिए क्या क्या होता है। उत्तर क्रिया में अवस्था, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन में वास्तविक रूप की परिभाषा, मूल्यांकन के उपयुक्त प्रविधियों का चयन, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों का व्यवहार में परिवर्तन। ये देख लीजिए, ये फ्लो चार्ट है, इसको आप लोग जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए हम लोग देखते हैं शिक्षण क्रियाओं का महत्व काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको क्वेश्चन के टाइम में इसको जरूर पूछा गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का समग्र रूप है। अंतर शिक्षण प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। शिक्षण की सफलता इन क्रियाओं के सफल संचालन पर निर्भर करती है। नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं। देखिए, शिक्षकों को दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, कक्षा के समय तथा कक्षा के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, शिक्षण क्रियाएं शिक्षण चरों के स्वरूप में समझने में सहायता देती हैं। इनको व्यवस्थित कर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। ये क्रियाएं सूक्ष्म उपागमों के प्रयोग को बढ़ावा देती हैं। शिक्षण की स्मृति को लेकर चिंतन स्तर तक के शिक्षण को इन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावपूर्ण बनाए जा सकते हैं। इन क्रियाओं के ज्ञान से छात्राध्यापकों को शिक्षण के विभिन्न पदों से परिचित कराया जा सकता है। सेवारत शिक्षक भी इन क्रियाओं को ज्ञान प्राप्त कर शिक्षण कौशल का विकास करते हैं, ठीक है। शिक्षण की क्रियाएं अनुदेशन प्रारूप तैयार कर पर वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। शिक्षण के मूल्यांकन के लिए उचित विधियों के विषय में निर्देशन देती है। शिक्षण और शिक्षकों की ये क्रियाएं वास्तविक धरातल से लाकर शिक्षण व्यवस्था के ये प्रयत्नशील होती है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षण क्रियाओं का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। आप लोग को लघु त्रि आते हैं, तो एक लघु त्रि का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग कॉपी पे लिखिएगा। शिक्षण क्रियाओं का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए, आइए क्वेश्चन पे। टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है जेम्स के डेकन, ऑप्शन बी है जैक्सन, ऑप्शन सी है एडम। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मैंने बताया है टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस पुस्तक डंकन महोदय जी का डंक मार के ये डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्यों का मूल्यांकन करता है? तो अंतःक्रिया अवस्था में करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रिया कौन सी है? तो छात्रों का निदान, निष्पत्ति कार्य, कक्षा कार्य की अनुभूति, ये सभी हो जाएंगे। देखिए, पूर्व क्रिया अवस्था को क्या कहा जाता है? शिक्षण नियोजन अवस्था, पूर्व ज्ञान अवस्था, शिक्षण क्रिया। तो इनमें से क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइए। 1 मिनट, आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका हो जाएगा शिक्षण नियोजन अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था को क्या कहा जाता है? शिक्षण नियोजन अवस्था कहा जाता है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो चैप्टर नंबर 4 पे आएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कैसे क्लास को पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी आई होप मज़ा आया होगा। तो चलिए क्लास को करते हैं यहीं पे बंद। बाय बाय, टेक केयर।